Subscribe to my channel Biodose with Gaurav and press the bell icon for new videos on important biological concepts. Hey guys, what's up? कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे. Okay, तो welcome to this new session on endomembrane system of chapter cell unit of life, and I hope ये session interesting रहेगा आपके लिए and informative too. So before going to start, I want to say that do like and subscribe to my channel. अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं. तो अगर हम बात करें दैट हमने लास्ट सेशन में यूकैरियोटिक सेल का इंट्रोडक्शन दिया था एंड हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को इन डिटेल कवर किया था, राइट. आपका जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था उसको हमने पूरे डिटेल में कवर किया है एंड आपका जो सेल वॉल था जितना आपका एनसीईआरटी बेस था उसको हमने कवर किया विद डायग्राम, राइट. तो ये सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ठीक है, एंड इम्पोर्टेंट भी. सो लास्ट तक देखना एंड एट लास्ट मैं आपको कुछ क्वेश्चंस किस प्रकार के आ सकते हैं उसके ऊपर बोलूँगा. सो कम्प्लीटली वीडियो को देखना, स्किप मत करना. तो चलिए शुरू करते हैं. तो अगर हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिंपल पहली बात जो हमारे दिमाग में आता है दैट ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आता है, कौन कौन मिलके ये सिस्टम बनाता है. तो जब ये पहला क्वेश्चन का ये आंसर होगा दैट ईच ऑफ द जो ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व्ड है दैट आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल, ये चार आपके मिलके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाएंगे. और जितने भी ऑर्गेनेल्स में है मतलब ये चारों के चारों these are membrane bound structures, right. and ये सारे को मिला के टुगेदर कंसिडर्ड एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. इतना आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका किन किन को इंक्लूड किया मैंने, जैसे कि बोला दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, राइट. सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिज्म, जो बाकी अदर ऑर्गेनल्स हैं उनको क्यों नहीं डाला गया, जस्ट बिकॉज अब देखो एक सिस्टम जो कि वो सिस्टम हम किसे कंसिडर करें जो आपस में मिलकर काम करेंगे, राइट. जिनका फंक्शन इंटर रिलेटेड होगा उनको हम कंसिडर करेंगे एज एक सिस्टम में. तो जो बाकी बचे ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारा क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सिसोम्स हैं, ठीक है. तो ये सब लोग जो है अपना एक इंडिविजुअलिटी मेंटेन करते हैं, राइट. अपना एक अलग फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं. इन लोगों के साथ उनका कोई तालमेल नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, राइट. लिंक्ड है बट जो फंक्शन मैकेनिज्म है वो अलग है, राइट. इनका जो आपस में कोऑर्डिनेशन वो नहीं है. therefore they are not included in the endomembrane system. is that clear? अच्छा, नेक्स्ट तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक ऑर्गेनल को अच्छे से, ठीक है. आपका जो पहला है दैट इज ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आपको देखो पहले मैं बोल दूं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के स्टडीज के हिसाब से यूकैरियोटिक सेल में एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर वो पाया गया था, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस से कंटिन्यू होगा, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, राइट. जिसको जो रेटिकुलम, व्हाट डज रेटिकुलम मीन, राइट. Reticulum is nothing but a network of a structure of networks, right. That is what reticulum is. तो उन्हीं को tubular structures दिखे, right, in the cytoplasm that is named as endoplasmic reticulum, right. अब देखो endo in the sense अंदर, plasmic मतलब प्लाज्मा, और जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब का जो नेटवर्क है उसको रेटिकुलम कहा गया. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट. अगर हम टर्मिनोलॉजी के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो ऐसा कुछ बनेगा उसका, ठीक है. हेंस ईआर जो था मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके स्पेसेस है बाहर और अंदर, ठीक है ना. नेटवर्क है. अब ये डायग्राम देखो बस, ठीक है, ये डायग्राम देखो आप, ये डायग्राम में इसके अंदर स्पेसेस है, बाहर भी एक स्पेस है. तो जो बाहर वाला स्पेस है, राइट, दैट आर एक्स्ट्रा लूमिनल. जो अंदर वाला स्पेस है दैट इज लूमिनल. इज दैट क्लियर? इजी है, आपको ज्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं होगा मेरे हिसाब से. अब देखो इतना पता चला. अब जो दूसरी बात आपको जाननी है दैट इज द टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कौन से बेसिस पे उसके टाइप्स है.
द टाइप्स आर बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन द, ठीक है। अब आप जानते ही होंगे दैट राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है। तो राइबोसोम का जो फंक्शन है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ और वी कैन से द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इज दैट क्लियर? तो अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब क्लासिफाई किया, मतलब एक के ऊपर राइबोसोम होंगे, दूसरे के ऊपर राइबोसोम नहीं होंगे। अब जिसके ऊपर राइबोसोम होंगे आप सिंपली समझो, बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आसानी से आपको याद आ जाएगा। तो जिसके ऊपर राइबोसोम होगा, अच्छा ठीक है, आप कोई भी एक सरफेस को देखो, राइट, आप किसी के सरफेस को देखो, दिख रहा है आपको ये इसके ऊपर कुछ नहीं है ना, कुछ है कोई पार्टिकल या फिर कुछ भी है नहीं है, तो इसका सरफेस क्या है, स्मूथ है, राइट। अब इसी के ऊपर अगर हम कुछ माइन्यूट स्टोन्स या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स रख लेंगे किसी के भी, या फिर सॉल्ट डाल देंगे, तो इसका सरफेस क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार से जिसके सरफेस में प्रोटीन रहेगा तो उसका सरफेस रफ रहेगा कि नहीं, तो देयरफॉर उन्हीं को कहा गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसका सरफेस में कुछ नहीं होगा, राइट, मतलब कुछ इन द सेंस हमें किसको फोकस करना है, राइबोसोम को। जिसके सरफेस में राइबोसोम एब्सेंट होंगे दैट आर कंसीडर्ड एज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया? अब देखो पहला जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में रफ इसीलिए कहा गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, बस। दूसरा पॉइंट आपका जो और क्या पॉइंट होगा, या उनका फंक्शन क्या है, राइट। So, due to the presence of ribosomes on its surface, therefore it performs a function and shows an active we can say that involvement in the protein synthesis, right? So therefore it is observed it is involved in the protein synthesis and the secretion. They are extensively continuous with the outer membrane of the nucleus, right? Protein synthesis में ज़्यादा रोल है इन लोगों का due to the presence of ribosome। ये थी रफ की कहानी। अब देखो स्मूथ के ऊपर अगर हम आए तो स्मूथ को मैंने पहले ही आपको क्लासिफिकेशन मतलब कौन से बेसिस में डिवाइड किया उसी को समझाते वक्त मैंने पूरा एक्चुअली में आपको एक्सप्लेन कर लिया। अब देखो इसके केस में आपके ऊपर मतलब स्मूथ के केस में राइबोसोम से नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका प्रोटीन सिंथेसिस का कोई रोल नहीं होगा, राइट। इसलिए कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करने वाला। अब तो करता क्या है ये करता है it is the major site of synthesis of lipids, right, lipids, and the animal lipids like steroidal hormones synthesize in SER, that is a smooth endoplasmic reticulum। अब देखो दूसरा जो हम आएंगे, this is the second one, that is a Golgi apparatus, right। Golgi apparatus जो है सब इंटरलिंक्ड है, राइट, मैंने बोला है। अब देखो गोल्गी apparatus वर डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी इन 1898, जो कि पहली बार उसको ऑब्जर्व किए थे। डेंस स्ट्रक्चर्स था, राइट, रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस, लेटर नेम्ड इट एज गोल्गी बॉडी, गोल्गी apparatus, राइट, और वी कैन से दैट आल्सो गोल्गी कॉम्प्लेक्स। हम बहुत सारे कुछ बुला सकते हैं उसको, ठीक है। अब देखो ये जो नाम किसको बिहेव करके दिया गया, जो साइंटिस्ट जिन्होंने उसको डिस्कवर किया था, जो पहली बार उन्होंने ऑब्जर्व किया था, दैट इज द कैमिलियो गोल्गी। तो जनरली क्या होता है, दीज आर फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स जिनका जो पिस्टन नहीं होता, जिसको हम पिस्टन नहीं कहते, डिस्क स्ट्रक्चर्स होता है, फ्लैट डिस्क स्ट्रक्चर। अब देखो इधर देखो ये वाला पोर्शन, बस देखो ये वाला पोर्शन, ये जो है दीज आर व्हाट, फ्लैट डिस्क स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। सामने से किंतु ऐसे ही लगेगा। आप ये डायग्राम देखो बस, अब देख रहे हो फ्लैट डिस्क स्ट्रक्चर्स, दीज आर व्हाट, और से or we can say that crystalline also, right, which is of 0.5 μm to 1.0 μm in diameter, and these are stacked parallel to each other, right, and vary in number of crystalline present, जो कि जो सेक लाइक स्ट्रक्चर्स थे, जो क्रिस्टनी थे, वो नंबर वैरी करेगा, ठीक है। सेम नहीं होता कि कांस्टेंट नहीं होता कि 7-8 होंगे या 9-10 होंगे, राइट, वैरी करेगा, किसी में 7 होगा, किसी में 6 होगा, किसी में 8-10 होगा, तो वो वैरी करता रहेगा। अब इसका जो है क्रिटिकल अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार है, एक तरफ जो पोर्शन
न्यूक्लियस के तरफ होगा, राइट। जो पोर्शन न्यूक्लियस के तरफ होगा उसको सिस फेज कहा गया है। जो पोर्शन आपका न्यूक्लियस के ऑपोजिट, जो कि हमारा मैच्योरिंग पोर्शन है, जहां से वो अपना जो फंक्शनिंग परफॉर्म करके फाइनल आउटपुट देगा, दैट पार्ट इज नोन एज ट्रांस फेज। आप ऐसे याद रख सकते हो, जहां से ट्रांसफॉर्म होकर निकलेंगे वो उसको ट्रांस फेज, मतलब जो मैच्योरिंग पार्ट, मैच्योर्ड पार्ट, मैच्योरिंग नहीं मैच्योर्ड पार्ट, और जो आपका इमैच्योर्ड पार्ट है जो कि आपका फेस टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, दैट इज द सिस फेज। ओके, ये डायग्राम आप रेफर करो, क्लियर हो जाएगा। अब देखो, द सिस एंड ट्रांस फेजेस ऑफ द ऑर्गेनेल आर डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड है। अब देखो, दोनों अलग है लेकिन इंटरकनेक्टेड है। अलग कैसे हैं? आपका जो सिस है दैट इज द इमैच्योर फेज, एंड आपका जो ट्रांस है दैट इज द मैच्योर्ड फेज। तो आपका जो इमैच्योर है, लेकिन दोनों इंटरलिंक्ड है, इमैच्योर से ही मैच्योर, राइट। Therefore they are interlinked but the functions are different. It receives and it gives output. अब देखो, the function अगर हम बात करेंगे तो it is principally performs the function of packaging the materials and delivering into the intracellular targets, right? Intracellular targets, intra मैंने आपको एक सेशन में मैंने आपको बोला था that inter and intra, right? inter आपस, मतलब दो सेल्स होंगे तो उनके बीच में इंटर होगा। जैसे कि हमारा कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, इंटर स्कूल, इंटर स्टेट, मतलब आपस में, और इंट्रा इन द सेंस इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन, स्कूल के अंदर ही कॉम्पिटिशन, राइट। उसी प्रकार से इंट्रा सेल, मतलब सेल के अंदर ही वो टारगेट्स को भेजेगा अलग अलग जगह। तो जो मटेरियल टू बी पैक्ड इन फॉर्म्स ऑफ वेसिकल्स दैट आर, जो कि हमारा फ्रॉम द ER फ्यूज, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो निकला होगा उसी को प्रोडक्ट फाइनलाइज करके गोल्गी कॉम्प्लेक्स व्हाट फ्रॉम द ट्रांस फेज वो रिलीज करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो उसका फंक्शन वो परफॉर्म करता है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द क्रिस्टनी ऑफ द गोल्गी apparatus कॉम्प्लेक्स। ये आपको ज्यादा याद रख लेना, तो वही काफी है, बस पैकेजिंग एंड ट्रांसफरिंग इनटू द टारगेटेड साइट, डिलीवरी का काम परफॉर्म करता है। गोल्गी apparatus is an important site of glycoproteins and glycolipids बनने का भी एक इम्पोर्टेंट साइट है। अब लाइसोसोम की अगर मैं बात करूँ, आपको ज्यादा मतलब लाइसोसोम्स का आपके बुक में शायद ज्यादा पॉइंट नहीं दिया है, बस इतने ही पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किया था लाइसोसोम्स के बारे में। आप देखो, these are membrane bound structure, right? उनका जो ये किसके दौरान बनते हैं? ये गोल्गी apparatus जब अपने प्रोडक्ट्स सिक्रीट करता है उसी के दौरान ये बनते हैं, ठीक है। जो वेसिकल्स को रिलीज करता है, कुछ वेसिकल्स आपस में जुड़ के ये ऑर्गेनेल बन जाता है, दैट इज द लाइसोसोम, ठीक है ना। तो दीज आर द, इनका अलग रहता है, दैट इज आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स, दे हैव बीन फाउंड इन वेरी रिच इन hydrolytic enzymes, what I remember, yeah, hydrolytic enzymes that are hydrolase, lipase, protease, carbohydrates, right, optimally active, right, in acidic pH. The enzymes are capable of digesting carbohydrate. Obviously carbohydrates जो होगा वो carbohydrate digest करेगा, lipase जो होगा lipid digest करेगा, protease जो होगा protein digest करेगा। So सेल में जो कुछ भी रिमूवल ऑफ द वेस्ट एंड ऑल डाइजेस्टिंग इट, ये सब लाइसोसोम परफॉर्म करता है, ठीक है ना। जस्ट बिकॉज इट इज हैविंग वेरियस टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स व्हिच हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन, राइट। आपका जो कैटाबॉलिज्म वाले प्रोसेसेस में कैरी आउट करेगा, तोड़ने वाले सबको ब्रेक करेगा, क्रशिंग टाइप। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, इट आल्सो डाइजेस्ट इटसेल्फ, सो देयरफॉर दीस आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स। अब वैक्यूल्स की अगर मैं बात करूं, देखो सिंपली मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन साइटोप्लाज्म, तो वैक्यूल्स के दो लेयर, राइट। आउटर जो आउटर लेयर होता है, सिंगल लेयर, मतलब मेम्ब्रेन जो होता है, दैट इज नोन एज टोनोप्लास्ट, ठीक है। वैक्यूल्स जनरली इन फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड इट कवर्स अराउंड, एक्चुअली इट कवर्स अराउंड 70 to 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल, राइट। और जनरली जितने भी समटाइम्स व्हाट हैपेंस, द इन सम organisms such as amoeba, it act as a contractile vacuole, or even in food vacuole also. Food after getting into the organism,
टर्न्स इनटू वैक्यूल, राइट, स्टोरिंग साइड भी कहा जाता है. एंड समा आपके अब ये पॉइंट दो, इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट जो कि उसका आउटर लेयर था, दैट फैसिलिटेट the transport of number of ions and other material against the concentration gradient into the vehicle. Hence, the concentration is significantly higher than that of vacuoles, right? Than that of in the cytoplasm. ठीक है? And in some organisms, we also call it contractile vacuoles, right? Osmoregulation में help करते हैं vacuoles. So बहुत सारे cases में बहुत सारा रोल होता है, right? और एक है इन केस ऑफ अमोएबा जो मैंने बोला, that the contractile vacuole is important for excretion, right? And in many cells as the protist, the food vacuoles are formed by the engulfing of the food particle. Is that clear? So I hope ये सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा एंड हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, आपको कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेगा. एंड हाँ, क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपको ज्यादातर 3 और 5 मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं जनरली. आपको या तो डिफरेंशिएट बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ सकता है. व्हाट इज फंक्शन ऑफ गोल्गी एपेरेटस, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन. एंड आपका वैक्यूल्स का रोल क्या है, राइट, लाइसोसोम, राइट, शॉर्ट नोट ऑन लाइसोसोम. तो ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं. एंड आपका अगर कॉन्सेप्ट या बेसिक्स अगर क्लियर रहेगा तो आप ये क्वेश्चंस को डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं. इन केस ऑफ सीबीएसई इज राइट, यू हैव टू राइट पॉइंट टू पॉइंट, राइट, पॉइंट टू पॉइंट. जितना पॉइंट है उतना लिखो, बस बात खत्म. 3 मार्क 3 पॉइंट, 4 मार्क 4 पॉइंट, 5 मार्क 5 पॉइंट, वैसे लिखना पड़ता है. ठीक है. सो दिस मच फॉर टुडेज सेशन. थैंक यू.